अभी तो कोरोना काल चल रहा है, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारी 2 वक्त की रोटी कमाने में हमारा जो जीवन है, हम अपने जीवन को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हम हमारे बारे में सोच नहीं पाते हैं, हम हमारे लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। जब आप अपनी व्यस्त जिंदगी से ऊब जाते हो तो आप किस चीज का सहारा लेते हो? आप अपने आप को थोड़ा सा समय देने के लिए क्या करते हो? हम सहारा लेते हैं प्रकृति का। हम या तो हिल स्टेशंस पर घूमने जाते हैं या ऐसे दृश्य देखना चाहते हैं देखकर हमारी आंखों को शांति मिले। अभी मैं आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहती हूँ, मुझे बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं ये दृश्य। कौन बताना चाहेगा? उत्तर की उपेक्षा कर रही हूं मैं, उत्तर दीजिए। मैम मैं निखिल बात कर रहा हूँ, मैं जवाब दूं? हाँ जी बोलिए। मैम एक नदी की वादी का चित्र है। जी तो प्रकृति के करीब का चित्र है, तो अच्छा लग रहा है मतलब। अच्छा लग रहा है ना, ये प्रकृति के पास है। हमारी आंखों को ये मन भावना दृश्य बहुत ही ज्यादा पसंद आता है ना। और हम हमारे सारे गम, हमारी व्यस्त जिंदगी हम अपने आप को प्रकृति में समेट लेते हैं। अब अगला चित्र किस चीज का है? उत्तर दीजिए। अगला चित्र किस चीज का है? ये भी प्रकृति से संबंध रखता है। आपको पानी दिख रहा है, छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं। मैम ये नदी के तलहटी का चित्र है जहाँ बहुत सारा पत्थर है। अति उत्तम, अति उत्तम। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ईश्वर ने जो प्रकृति का निर्माण किया है, उसने बहुत सोच समझकर प्रकृति का निर्माण किया है। प्रकृति में छोटी वस्तुएं, बड़ी वस्तुएं, आकार, सभी आकार की वस्तुओं का समावेश है। ईश्वर ने यह नहीं देखा है कि इसका आकार बड़ा है, मुझे सिर्फ इसी चीज का प्रकृति में समावेश करना चाहिए। नहीं, आकार के विपरीत जाकर के छोटी वस्तुएं और बड़ी वस्तुएं सभी का समावेश करके ईश्वर ने बहुत ही सुंदर प्रकृति बनाई है। और हमारी धरती ही ऐसी है जिस पर जीवन संभव है। और इसी भाव के आधार पर आपके समक्ष एक कविता है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राई और पर्वत। ठीक है, अभी मैं आपके समक्ष कविता उच्चारण करने वाली हूं। आप कृपया करके अपना ध्यान केंद्रित करके आप इस कविता को ध्यान से सुनिए। ऊंचे पर्वत की ढलान पर, ऊंचे पर्वत की ढलान पर और पेड़ के नीचे नन्ही राई पड़ी हुई थी अपनी आंखें नीचे। उसको देख घमंडी पर्वत फूला नहीं समाया, बोला चींटी से भी कितनी छोटी तेरी काया। राई पड़ी रही ज्यों की त्यों, राई पड़ी रही ज्यों की त्यों, अपना धीरज बांधे करने लगी प्रतीक्षा कल की, करने लगी प्रतीक्षा कल की, केवल चुप्पी। कैसा था संयोग, कैसा था संयोग, एक दिन संग हवा के उड़कर पहुंच गया राई का दाना उस पर्वत के ऊपर। पानी की फुहार पाकर, पानी की फुहार पाकर फिर अंकुर पड़ा दिखाई, नए सलोने पत्तों वाली पौध एक लहराई। पर्वत झेपा, पर्वत झेपा, हुआ शर्म से अब तो पानी पानी, सिर नीचा हो जाता उसका होता जो अभिमानी, सिर नीचा हो जाता उसका होता जो अभिमानी। यह कविता है और कविता मैंने आपके समक्ष पढ़कर बताई है। आप इसको मूक पढ़ेंगे, मूक यानी आप बिना आवाज किए ये कविता पढ़ेंगे। इससे पहले आप कविता पढ़ना शुरू करें, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी। राई का अर्थ सभी ज्ञात है, सभी को ज्ञात है राई किसे कहते हैं? तभी आपको कविता समझ में आएगी। राई किसे कहते हैं? हाँ मैम, मस्टर्ड। बिल्कुल सही, अति उत्तम। इंग्लिश में इसे मस्टर्ड सीड्स कहते हैं। तो तुलना की हुई है राई और पर्वत की।
ठीक है, तो जैसा कि शीर्षक से ही आपको ज्ञात होगा कि हमारी कविता किस पर आधारित है। तो अभी आप 1 मिनट का मैं आपको समय देती हूँ, आप ये कविता पढ़िए, उसके बाद मैं आपसे फिर प्रश्न पूछूंगी। उम्मीद करती हूँ सबने पढ़ ली होगी कविता। यस मैम। ओके, हाँ ठीक मैम। है। अभी आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस कविता में कवि ने किन किन चीजों का उल्लेख किया है? मैम मे आई पल्लवी है। हाँ जी। मैम कवि ने इसमें एक विशालकाय पर्वत का वर्णन किया है अति एंड उत्तम। एक राय के मामूली छोटे से दाने का या सीड का बीज का उन्होंने वर्णन किया है, उल्लेख किया है, बिल्कुल सही। इसके अतिरिक्त और कोई जवाब देना चाहता है? मैम इसके साथ साथ पवन का उल्लेख आया है। बिल्कुल सही। हाँ जी, कोई और उत्तर देना चाहेगा? मैम हाँ मैम, कवि ने यहाँ पे एक पेड़ का उल्लेख किया है जिसके नीचे राई का दाना पड़ा हुआ था। अति उत्तम। और कोई? पानी और छोटा सा पौधा होता है राई का। बिल्कुल सही कहा आपने। मैडम मेरी क्लास बहुत ही ब्रिलियंट बच्चों से भरी हुई है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं मेरे प्रश्न के कि कवि ने किन किन चीजों का उल्लेख किया है इस कविता में। आपका जो उत्तर है ये मुझे ये दर्शाता है कि आपने कितने ध्यान से इस कविता को पढ़ा है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आप लोगों को इस कविता में बता दूं, इस कविता में पूरे 6 छंद हैं। छंद को इंग्लिश में स्टैंजा कहते हैं। ठीक है, ये कविता में 6 छंदों का समावेश है। अभी मैं आपको एक एक छंद करके उसका आपको विवरण बताऊंगी। छंद का आपको एक्सप्लेनेशन जिसे आप कहते हैं, सारांश हिंदी में कहते हैं, मैं आपको उसका आपको सारांश बताऊंगी। आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, हम बढ़ते हैं। और इसमें कुछ ऐसे शब्द भी आएंगे इस कविता में जो आपको शायद पहली दफा सुनने में आएंगे। तो हम इसके साथ साथ नए शब्दों का भी अध्ययन करेंगे, हम इसके साथ साथ नए शब्द भी सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको इस कविता के सारांश के दौरान यदि आपको कोई शब्द ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बीच में रुककर आपको उसका अर्थ समझा दूंगी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, तो पहला छंद है, ऊंचे पर्वत की ढलान पर और पेड़ के नीचे। इसमें कवि ने राई की जगह का वर्णन किया हुआ है। कवि हमें बताता है कि राई कहाँ थी। ढलान, ऊंचे पर्वत की ढलान पर और पेड़ के नीचे। ढलान, ढलान किसे कहते हैं? ढलान आपके लिए नया शब्द है। ये पर्वत का आकार देखिए, कितना ऊंचा आकार है ना। ये जो निचला हिस्सा है इसे हम ढलान कहते हैं। पर्वत की ढलान की इधर आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ के नीचे यहाँ पर राई का दाना पड़ा हुआ था। ठीक है, अपनी आंखें नीचे। अब नन्ही राई किस तरह पड़ी हुई थी? किस तरह पड़ी हुई थी नन्ही राई? उत्तर दीजिए, किस तरह पड़ी हुई थी? अपने आंखें नीचे। बिल्कुल सही, अपनी आंखें नीचे। तो इसमें हमने नया शब्द सीखा है, ढलान। ठीक है, हमारा पहला नया शब्द है ढलान। फिर से हम अभी अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं। ऊंचे पर्वत की ढलान पर और पेड़ के नीचे नन्ही राई पड़ी हुई थी अपनी आंखें नीचे। सब तरफ से बेपरवाह होकर नन्ही राई इस पेड़ के नीचे अपनी आंखें बंद करके पड़ी हुई थी। नीचे, फिर से नया शब्द है। नीचे का अर्थ है आंखें बंद करके। समझ में आया आपको? नीचे का अर्थ है अपनी आंखें बंद करके। ठीक है, ये हमें कवि ने बताया है।
स्थिति, उसको देख घमंडी पर्वत फूला नहीं समाया, बोला चींटी से भी कितनी छोटी तेरी काया। अब ये इतना विशाल काय पर्वत, चींटी की तो क्या औकात है इस पर्वत के सामने। अब आप कल्पना कीजिए, राई का दाना, मस्टर्ड सीड, वो तो चींटी से भी छोटा होता है ना। तो ये पर्वत कहता है अपने नीचे राई के दाने को देखकर, पर्वत कहता है तू कितनी छोटी सी है, तेरी तो काया जो है वो तो चींटी से भी छोटी है। राई के दाने को वो बताता है और उसमें घमंड भरा हुआ होता है, क्योंकि पर्वत का आकार इतना विशालकाय होता है। इसमें फिर से एक नया शब्द आया है, काया। काया का अर्थ है आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसे हम हिंदी में काया कहते हैं। ठीक है, ये 3 शब्दों में कोई दिक्कत, 3 शब्दों का कोई अर्थ समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे छंद में कवि कहता है, उसको देख घमंडी पर्वत फूला नहीं समाया, बोला चींटी से भी कितनी छोटी तेरी काया। अब विशालकाय पर्वत, इसका तो फूला समाना लाजमी था, क्योंकि राई की तो कोई औकात ही नहीं थी इस विशालकाय भारी भरकम पर्वत के सामने। अभी अगला छंद हम पढ़ते हैं। राई पड़ी रही ज्यों की त्यों, अपना धीरज बांधे, करने लगी प्रतीक्षा कल की, केवल चुप्पी साधे। अब इस छंद में कवि ने राई का उल्लेख किया है कि ये सब जब पर्वत अपने घमंड में चूर राई को बोल रहा है कि तुम्हारा तो जो आकार है वो तो चींटी से भी छोटा है, इसके प्रत्युत्तर में राई ने मुनासिब नहीं समझा कि मैं इस वक्त पर्वत से बहस करूं, क्योंकि वो समय उचित नहीं था उसके घमंड का उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो राई ने क्या किया, राई पड़ी रही ज्यों की त्यों। ज्यों की त्यों का अर्थ है जिस दशा में वो पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी वो उसी दशा में पड़ी रही। उस वक्त उसने प्रत्युत्तर देने का बिल्कुल मुलाजिम समय नहीं समझा और उसके मन में ये ख्याल भी नहीं आया कि ठीक है, यदि पर्वत मेरा तिरस्कार कर रहा है, यदि मेरा अपमान कर रहा है, तो मैं बदले में उससे पलट के कोई उत्तर दूं। नहीं, वो वैसे ही शांत पेड़ के नीचे पड़ी रही। अपना धीरज बांधे, धीरज का अर्थ होता है अपनी हिम्मत बांधे, अपना हौसला बांधे। अभी इसमें फिर से नया शब्द आया है, हम नया शब्द सीखेंगे, चुप्पी। चुप्पी मीन्स मौन धारण करना, उत्तर नहीं देना। ठीक है, उसके बाद है कैसा था संयोग। कैसा था संयोग, संयोग का अर्थ है इंग्लिश में कोइंसिडेंस, हिंदी में हम इत्तेफाक कहते हैं। संयोग को हम इत्तेफाक हिंदी में कहते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में अंग्रेजी शब्द जानना चाहें तो उसे कोइंसिडेंस कहते हैं। कैसा था संयोग, एक दिन संग हवा के उड़कर पहुंच गया राई का दाना उस पर्वत के ऊपर, है ना। अब राई को जो है, जब उसने अपना धीरज बांधे रखा, उस समय उसने पर्वत को उत्तर देना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा, बिल्कुल उचित नहीं समझा। उसके जो धीरज बांधा था उसका फल उसे कुछ समय पश्चात मिलता है, कुछ देर बाद मिलता है। क्या फल मिलता है? कैसा था संयोग, इत्तेफाक होता है ना, इत्तेफाक होता है। एक दिन संग हवा के उड़कर, आपको तो पता है, आप थोड़ा ऊंचाई पे जाते हैं तो हवा का जो वेग होता है वो काफी तेज होता है। ऊपर की तरफ जाकर पहाड़ों पर हवाएं बहुत तेज बहने लगती हैं, तो उसमें इतनी सक्षम होती है वो हवाएं कि अपने संग कुछ भी वो उड़ाकर ले जा सकती हैं। और ये तो फिर भी राई का छोटा सा एक दाना था, है ना। तो ऐसा संयोग हुआ, ऐसा इत्तेफाक हुआ कि तेज हवा बही और वह राई का दाना नीचे पेड़ से उड़कर पर्वत पर जा पहुंचा। इसमें फिर से एक नया शब्द आया है, संयोग, जिसका अर्थ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया। संयोग का अर्थ है इत्तेफाक, आप अंग्रेजी शब्द उसे कहते हैं कोइंसिडेंस। हम आगे बढ़ते हैं।
पहुंच गया राई का दाना उस पर्वत के ऊपर, पानी की फुहार पाकर फिर अंकुर पड़ा दिखाई। आप जानते हैं कि किसी भी बीज को पौधे का रूप लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है। तो जब यह राई का दाना पर्वत के ऊपर पहुंच गया तो वहां पे उसे मिट्टी तो उपलब्ध थी ही, हवा उसे ऊपर लेके चली गई और जब पानी की फुहार पड़ी, अब ऊपर है, पहाड़ी इलाका है, बारिश का होना तो स्वाभाविक ही है। तो जब बारिश हुई, बारिश की कुछ बूंदें पड़ी, बारिश की फुहार पड़ी, तो ये सारे वातावरण में वो जो बीज था, जो राई का दाना था, वो अंकुरित हो गया। उसने एक खूबसूरत पौधे का स्वरूप ले लिया। ठीक है, पहुंच गया राई का दाना उस पर्वत के ऊपर, पानी की फुहार पाकर फिर अंकुर पड़ा दिखाई। जैसा मैंने आपको कहा कि वो जो राई का दाना था, अब वो बीज नहीं रहा, बीज से वो नन्हा पौधा हो गया, उसमें एक पौधा अंकुरित हुआ। इसमें फिर से एक नया शब्द आया है, सलोना। ठीक है, संयोग। पहुंच गया राई का दाना उस पर्वत के ऊपर, फिर अंकुर पड़ा दिखाई। नए सलोने पत्तों वाली पौध एक लहराई। आपने देखा होगा अक्सर जब आप नर्सरी में से कुछ छोटे छोटे नन्हे पौधे लेकर आते हैं, वो पौधों के पत्ते कैसे होते हैं? कोई बता सकता है मुझे, पत्ते कैसे होते हैं? जब नन्हा सा अंकुरित पौधा आप हाथ में लेते हो या छूते हो तो आपको कैसा एहसास होता है? उत्तर दीजिए। वो बहुत ही कोमल और मुलायम रहता है। बहुत ही कोमल होते हैं। हाँ जी, बहुत सही जवाब दिया आपने। पत्ते जो होते हैं, जो अंकुरित नन्हा सा पौधा होता है, उसके पत्ते बहुत ही मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत होता है ना। सलोने का अर्थ है खूबसूरत। नए सलोने पत्तों वाली पौध एक लहराई। सलोना, नया शब्द आया है सलोना। जैसे कि मैंने आपको कहा, सलोना का अर्थ है खूबसूरत। तो वो पत्ता पत्ते किस तरीके के थे? बहुत ही खूबसूरत थे। उनकी जो काया थी वो बहुत ही मुलायम थी। पर्वत झेपा, हुआ शर्म से अब तो पानी पानी। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी, कोई बता सकता है पर्वत क्यों झेप गया? क्योंकि उसको अपने विशाल होने पे बहुत घमंड था। ठीक है, और अब राई का दाना उसके ऊपर चला गया था और उसको पता था कि कभी ना कभी वो पेड़ में उसका रूप बदल जाएगा और वो उसके ऊपर जाके बैठ गया था। बिल्कुल सही। जी हाँ, नए सलोने पत्तों वाली पौध एक लहराई, पर्वत झेपा, हुआ शर्म से अब तो पानी पानी, सिर नीचा हो जाता उसका, होता जो अभिमानी। अभी अंत में कवि यह कहना चाहता है कि पर्वत झेपा, हुआ शर्म से अब तो पानी पानी। अब जब राई की स्थिति पूरे तरीके से बदल गई थी, पहले शुरुआत में जो राई का दाना पेड़ के नीचे पर्वत की ढलान पर पड़ा हुआ था, अब वो जा पहुंचा था पर्वत के शिखर पर, पर्वत के ऊपर विराजमान था। और वो अब नन्हा बीज नहीं रहा था, वह नन्हा बीज नहीं रहा था, अब वो एक नई पौध में अंकुरित हो चुका था। उसने नए पौधे के रूप में जन्म ले चुका था, जो बहुत ही सलोना था, जो बहुत ही खूबसूरत था। आखिरी छंद में कवि यह बताना चाहता है कि पर्वत झेपा, हुआ शर्म से अब तो पानी पानी। अब पर्वत की शर्मसार होने की बारी थी। क्यों शर्मसार होने की बारी थी? क्योंकि जिस आकार पर, जिस विशालकाय आकार पर उसको घमंड था, उसी पर्वत के ऊपर शिखर पर यह नन्हा बीज जाकर बैठ गया और अब विशालकाय रूप धारण करने की राई की बारी थी। तो अंत में कवि हमें यह संदेश देना चाहता है, सिर नीचा हो जाता उसका, होता जो अभिमानी। तो कवि हमें यह बताना चाहता है
कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। बजाय इसके कि आप कितने भी शक्तिशाली हो, यदि आपका आकार कितना भी बड़ा हो, दूसरों के मुकाबले में आप बहुत ही खूबसूरत हो, किंतु आपने ईश्वर की दी हुई देन पर बिल्कुल घमंड नहीं करना चाहिए। यदि आप घमंड करोगे एक ना एक दिन आपका सर जरूर नीचा हो जाएगा। इसमें नया शब्द आया है आखिरी छंद में, अभिमानी। आपको एक बात बता दूं, रावण, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। आपको पता है रावण रामायण का एक कैरेक्टर है जो बहुत ही मशहूर है। तो घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। रावण अति बलशाली थे, रावण बहुत ही प्रभावशाली थे, रावण बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। तो जब रावण जैसे शख्सियत का घमंड चूर चूर हो गया, तो हम जैसे आम लोगों की तो बिसात ही क्या है ना। तो हमें बिल्कुल घमंड नहीं करना चाहिए। इसमें आखिरी जो नया शब्द आया है वो है अभिमानी। अभिमानी, अभिमान से भरना यानी घमंड, अपने आप पर घमंड होना, गर्व होना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कविता के सारांश में, कविता के समझने में किसी को कोई दिक्कत आई है? नो मैम। आपको कविता पूरे तरीके से समझ में आ गई सभी को? यस मैम। ठीक है, कविता के ऊपर किसी भी छंद पर या किसी भी शब्दों के अर्थ के बारे में आप में से कोई मुझसे प्रश्न पूछना चाहता है? नो मैम। ठीक है, अभी मैं आपको कविता का सारांश बताती हूँ। कविता, इस कविता के जो कवि हैं या कवित्री है, उनका नाम हमें ज्ञात नहीं है, यह अज्ञात है। इसीलिए मैं आपको कवि के नाम के संबोधित करके आपको मैं नहीं बता सकती हूँ। ऊंचे पर्वत की ढलान पर, ये पहले छंद से आखिरी छंद तक कवि ने कुछ ऐसी जो कवि चाहता है कि हम जाने। आपको पता है कि सिर्फ पूरे 8 ग्रहों में से सिर्फ धरती ही ऐसा ग्रह है, पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। आप मानते हैं इस बात को? यस मैम। ठीक है, तो कवि हमें यह बताना चाहता है कि जो आपको अमूल्य जीवन मिला है, जो मूल्यवान जीवन मिला है, बजाय इसके कि हम में से सब एक बराबर नहीं है, हम में से कुछ बहुत खूबसूरत है, कुछ कुरूप है, और लेकिन अभी आप सजीव चीजों के बारे में देखें तो सबका आकार अलग है, और प्रकृति में समावेश है ना। जो प्रकृति में निर्जीव चीजें हैं वो भी एक ही आकार की नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। तो आकार के आधार पर हमें हमारी तुलना किसी और के साथ नहीं करनी चाहिए, या हमारे समक्ष कोई छोटे आकार का आ जाता है तो हमें उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी तो औकात ही क्या है, या तुम्हारी बिसात ही क्या है, हमारे सामने तुम्हारा कोई मोल नहीं है। नहीं, इस धरती पर हर एक जीव या निर्जीव प्राणी जो है या सजीव प्राणी जो है एक मकसद के साथ आता है। ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, तो हम हमारा मूल्यवान जीवन व्यर्थ ही करें। हमारे लिए हमारा जो जीवन है वो अपना ही जीवन बहुत मूल्यवान है। हम सारा ध्यान हमारे ऊपर केंद्रित करें, बजाय इसके कि हम दूसरों में खामियां ढूंढे, या दूसरों को अपने से ज्यादा बेहतर समझे, या अपने आप को दूसरों से ज्यादा बेहतर समझे। तो कवि हमें यही शिक्षा देना चाहता है कि आप मिथ्या ही, व्यर्थ ही इन सब बेफजूल प्रश्नों में ना पड़ो। ठीक है, घमंड तो अच्छे अच्छे इंसानों का नहीं रहा, तो हम लोगों का तो क्या रहेगा। तो कवि हमें जीवन मूल्यों से अवगत कराना चाहता है कि आप में जो गुण हैं, आप जिस काबिल हो, आप अपने गुणों को उजागर करो, आप अपनी काबिलियत लेकर आओ, आप अपने रंग रूप पर मत जाओ, आप अपने कद काठी पर मत जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपने गुणों को उजागर करो, आप अपनी काबिलियत को समझो और उसके ऊपर आप काम करो। आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो कवि यह बताना चाहता है कि मिथ्या घमंड नहीं करना चाहिए, और
किसी का आकार मैं आपको बताऊं, अनजाने में कई बार ऐसा होता है कि अक्सर घरों में माँ बाप एक गलती कर देते हैं। माँ बाप या तो बड़े बहन भाई को छोटे से तुलना करते हैं या छोटे वाले को जो है बड़ों से तुलना कर देते हैं। इससे क्या होता है, अनजाने में ही जो माता पिता है वो छोटे बच्चों के मन में हीन भावना उत्पन्न करते हैं। जब आप तुलना करते हो कि आपका बड़ा भाई तो बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में इतना तेज है, वो बाकी कामों में भी बहुत होशियार है, लेकिन आप वो जो छोटा बच्चा जो है उसके मन में अगर आप हीन भावना उत्पन्न कर दोगे तो वो वही दबकर रह जाएगा। आप उसे मौका नहीं दोगे खुलने का, उसकी काबिलियत आप देख ही नहीं पाओगे, आप उसे मौका दो, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो है, जो छुपा हुआ संदेश है, कवि निर्जीव चीजों के सहारे हमें ये संदेश देना चाहता है। कवि ने बहुत खूबसूरती से दो निर्जीव चीजों की तुलना की है जिसे हमें हमारे जीवन में लागू करना है और हमें सोचना है कि हम हमारे आसपास हमसे जो संबंधित लोग हैं या जो हम खुद हैं, इनमें हम गुणों को ढूंढे और हमारी काबिलियत ढूंढे और हमें उजागर करें और उससे हम हमारा जीवन और आने वाले हमसे संबंधित लोगों का जो जीवन है वो रोशन करें, वो उजागर करें। बिल्कुल भी इसके आकार पर, किसी के आकार पर नहीं जाना चाहिए। हमें आकार देखकर उसके गुण नहीं देखने चाहिए। बिल्कुल इसी से संबंधित एक दोहा मुझे याद आ रहा है कबीरदास जी का। वो कहते हैं, बड़ा भया तो के भया जैसे पेड़ खजूर, बड़ा भया तो के भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये दोहे का अर्थ मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी। कोई मुझे इस दोहे का अर्थ बताना चाहेगा? मैम मैं ट्राई करूं? रुचा बोल रही हूँ। हाँ जी जरूर। हाँ, यहाँ पे खजूर का पेड़ जो होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है, तो उसमें कवि ने ये बोला है कि ऐसे ऊंचाई का क्या मतलब कि जो पथिक है उनको छाया भी नहीं दे सकता और उसके फल इतने दूर लगे होते हैं कि हम हाथ बढ़ा के उसे तोड़ भी नहीं सकते। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तो ऐसे आकार का क्या उपयोग? हमें सिर्फ आकार देख के खुश नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा आकार तो निरर्थक है, किसी अर्थ का नहीं है। यदि आप सिर्फ आकार से आकर्षित होकर के आप उसकी तारीफ करोगे तो बिल्कुल नहीं। हमें आकार के आधार पर किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, हमें उसके छुपे हुए गुणों को देखना चाहिए, हमें गुणों के रूप में व्यक्ति को देखना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। और यही थे कवि का हम सभी को संदेश। कवि ने दो निर्जीव चीजों के सहारे हमें बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप अपनी कॉपी में नए शब्द लिखेंगे, जितने भी नए शब्द हैं आप अपनी कॉपी में लिखिए। आपको 2 मिनट का समय देती हूं मैं। पहला शब्द है ढलान। ढलान का अर्थ है पर्वत का निचला हिस्सा। दूसरा शब्द है नीचे, नीचे यानी आंखें बंद करना। तीसरा शब्द है काया, जैसा कि मैंने आपको कहा काया। चौथा शब्द है चुप्पी, चुप्पी मीन्स मौन रहना, बिल्कुल कुछ नहीं कहना। पांचवा शब्द है संयोग, संयोग का अर्थ है इत्तेफाक, जिसका अंग्रेजी शब्द है कोइंसिडेंस। उसके बाद है सलोना, सलोना का अर्थ है खूबसूरत, बहुत सुंदर। सातवां शब्द है अभिमानी, अभिमानी यानी घमंड से भरा हुआ, गर्व से भरा हुआ। ये पूरे 7 नए शब्द आए हैं इस दौरान, जब हमने कविता का पाठ किया, जब हमने कविता पढ़ी, जब हमने कविता सीखी, कविता के सारांश के दौरान। उम्मीद करती हूँ आप सबने ये 7 शब्द अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। मुझे उत्तर दीजिए। यस मैम। मैम आपको और समय की आवश्यकता है या नहीं? नो मैम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब जब हम समझाते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से अपनी गर्दन हिला के यस मैम, सब समझ में आ गया, यस मैम उत्तर देते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कितना समझ में आया है। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है।
पहला प्रश्न, पर्वत को घमंडी क्यों बताया गया है? मैम बोलिए बोलिए। हाँ जी। हाँ मैम, क्योंकि पर्वत बहुत अभिमानी था, उसे अपनी काया पे, मतलब अपने बॉडी के शेप पे बहुत ही ज्यादा घमंड था, इसलिए उसे घमंडी बताया गया। शाबाश, बिल्कुल सही उत्तर। निकिता जी, आप भी उत्तर देना चाह रही थी, आप भी बोलिए, उत्तर दीजिए। मैम, पर्वत को घमंडी इसलिए बताया गया है क्योंकि उसे अपनी काया पर घमंड था, इसलिए। हाँ। और वो राई को अपने से छोटा मानता था, इसलिए। समझ, बिल्कुल सही उत्तर। डील डॉल जो उसका आकार था, भारी भरकम जो था, उस पे बहुत घमंड था। बिल्कुल सही उत्तर मिला मुझे। दूसरा प्रश्न, नन्ही राई कहाँ और किस दशा में पड़ी हुई थी? मैम मैं आए? यस, बोलिए। मैम, नन्ही राय चुपचाप आंखें नीचे हुए विशालकाय पर्वत की ढलान पर एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल भी एक शब्द भी आपने मिस नहीं किया है। बिल्कुल सही उत्तर। इससे पता चलता है कि आप कितने आनंद से कविता सुन रहे थे और कितने ध्यान केंद्र करके आपने इस कविता को सुना है। बिल्कुल सही। तीसरा प्रश्न, राई धीरज के साथ किस बात की प्रतीक्षा कर रही थी? मैम मैं कोशिश करूं? मैम मैं बात कर रहा हूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कौन कोशिश करना चाहता है? निखिल। हाँ जी, हाँ हाँ। स्वागत है मैम, आपका, कीजिए। हाँ जी, हाँ कोशिश। मैं राई को प्रतीक्षा कर रही थी कि उसे भी मौका मिले जहाँ पे वो दिखा सके कि वो अलग है पर्वत से। इसका मतलब वो नहीं, ऐसा नहीं कि वो तुच्छ है। अलग होना मतलब तुच्छ होना ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ अलग होना होता है। तो वो उस बात की प्रतीक्षा कर रही थी। जी हाँ, आप उत्तर के बिल्कुल आसपास थे। बिल्कुल ही आसपास थे। ठीक है, मैम मैं आए? कोशिश की, काबिले तारीफ थी आपकी कोशिश। ठीक है, मैं और उत्तर सुनना चाहूंगी। मैम मैं कोशिश कर सकती हूँ, रुचा बोल रही है। हाँ जी, जरूर। स्वागत है आप सभी का। जरूर। हाँ जी, थैंक यू बोलिए। मैम। राई धीरज से इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वो एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो जाए और उसका भी जो आकार है वो छोटा ना होके बड़ा और विशाल हो जाए। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मैम मैं क्या खाली एक लाइन जोड़ सकती हूँ? हाँ जी, वो प्रकृति द्वारा अपने भाग्य परिवर्तन का इंतजार कर रही थी ताकि विशालकाय पर्वत को उसी के शब्दों में उसका जवाब मिल सके। बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल सही उत्तर। यही था, वह सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी, है ना? अभी उसके हाथ में तो नहीं था कि वो राई चढ़कर अपने आप पर्वत के शिखर पर पहुंच जाती। नहीं, कुछ बातें, कुछ संयोग, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ईश्वर के हाथ में होती हैं, जो हमारे भाग्य पर निर्भर करती हैं। हम अपने आप स्वयं से ही नहीं परिवर्तन ला सकते हैं। तो राई बिल्कुल आराम से, अपनी हिम्मत बांधे, बिना अपना हौसला खोए, सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे अटूट विश्वास था कि हाँ, एक दिन उसकी स्थिति, उसकी दशा भी जरूर परिवर्तित होगी। और इसीलिए उसने उस समय पर्वत के साथ कोई बहस करने का निर्णय नहीं लिया। यदि वो अपना समय व्यर्थ ही पर्वत के साथ बहस करने में बिता देती, क्या उसका कोई अर्थ निकलना था? आपको क्या लगता है, क्या वो किसी नतीजे पे पहुंचती? नहीं। तो हमें संयम से काम लेना चाहिए, हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न, पर्वत ढेप क्यों गया? आखिर में पर्वत झेप जाता है, कहाँ झेप जाता है? हाँ जी, बोलिए। मैम मैं आए? हाँ जी, जरूर। मैम, पर्वत जो अपने आप को विशालकाय और राय को बिल्कुल नामात्र जैसा मानता था, वो अचानक से उसके ऊपर ही जाके उसने खुद का एक विशालकाय रूप बना दिया। इसीलिए वो डर गया, वो झेप गया कि जिसको मैं छोटा समझता था वो अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया। जी हाँ,
मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपनी कॉपियां बंद रखी होंगी उत्तर देने के समय। जी हाँ, मैम। हाँ जी, देख करके उत्तर नहीं देने हैं, कॉपियां बंद कीजिए, कहीं से आपको कविता झांक करके उसमें से उत्तर नहीं देने हैं, ठीक है। मुझे ये जानना है कि आपने कितने ध्यान से कविता सुनी है, ठीक है। आप जिसको इंग्लिश में लिसनिंग स्किल्स कहते हैं, तो उसका टेस्ट है अभी ये, ठीक है। और कोई उत्तर देना चाहेगा? मैम मैं निखिल। हाँ जी, बोलिए निखिल। हाँ, तो राई के द्वारा पर्वत का अभिमान जो था वो चकनाचूर हो गया था। जी हाँ, इस कारण वो झेप गया, पर्वत झेप गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आपने ये बताया चकनाचूर हो गया था। अब मैं जानना चाहूंगी किस तरीके से चकनाचूर हो गया था। निकिता, आप कोशिश करना चाहेंगी? पल्लवी ने भी आंसर दिया जो सही था, निखिल ने भी आंसर दिया। निकिता, आप उत्तर देना चाहेंगी कि पर्वत झेप क्यों गया, क्या स्थिति हो गई थी अभी? मैं ट्राई करती हूँ। हाँ जी, जरूर। पर्वत इसलिए झेप गया था क्योंकि राई ने उसी के ऊपर जो सबसे खुद को विशाल मानता था, उसके ऊपर जाकर उसने अपना खुद को साबित किया या खुद को बड़ा वहां किया। ये देखकर पर्वत का घमंड टूट गया, इसलिए वो झेप गया। बिल्कुल सही। झेप का अर्थ होता है शर्मसार हो जाना, है ना। मैडम मुझे भी देना है, उत्तर दे दूं क्या? शुरुआत में जो राई का दाना पर्वत के ठीक नीचे पड़ा हुआ था, अभी स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। अभी राई का दाना जो है पर्वत के शिखर पर पहुंच गया था, है ना। तो अभी राई के नीचे पर्वत था, ना कि राई पर्वत के नीचे थी, तो इसीलिए पर्वत झेप गया। पर्वत को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि स्थिति में परिवर्तन हो सकता है ना। इसीलिए पर्वत अपनी स्थिति से झेप गया और शर्मसार हो गया। आखिरी प्रश्न, इस कविता में कितने छंद हैं? मैम 6 छंद। बिल्कुल सही उत्तर। इस कविता में कुल मिलाकर 6 छंद हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी इस कविता के सारांश के दौरान जो मैंने आपसे भी वार्तालाप किया, आप कुछ पूछना चाहेंगे मुझसे या कोई शब्द का अर्थ जानना चाहेंगे? कोई शंका आप लोगों को? कोई शंका? उत्तर दीजिए प्लीज। आप जी गजर नहीं, मत कराइए जी मौन में। नहीं, जी नहीं। जी नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम बढ़ते हैं आपके गृह कार्य की तरफ। आप गृह कार्य अपनी कॉपी अभी खोलिए और गृह कार्य का ये प्रश्न लिखिए। गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क, जिसे हम होमवर्क कहते हैं, ठीक है। गृह कार्य लिखिए। इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। अपने शब्दों में लिखना है कि इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको कविता पसंद आई होगी। यस मैम। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये जो अभी की क्लास है वो खत्म होती है। आप लोगों के सहकार के लिए, कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।